हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है बीटा डीके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा डीके। अल्फा डीके को फुल डिटेल में पढ़ा था, वैसे ही बीटा डीके को आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिक्कत आई, कैसे दूर की गई, होता क्या है, कैसे है, कितने टाइप का होता है, सब बातें हमें पढ़नी है। क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके में रेडिएशन निकलती थी, 3 थी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पढ़ चुके हैं, बीटा और गामा हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो बीटा डीके 2 टाइप के होते हैं। पहली बात, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके। जनरली बोलने में आता है बीटा नेगेटिव डीके और बीटा डीके। बीटा डीके बोलो या बीटा नेगेटिव एक ही बात है, लेकिन बीटा पॉजिटिव अलग हो जाता है। इसके अंदर पॉजिट्रॉन निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैसे क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बेसिक बातें बताई होता क्या है। तो बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके एक ही बात है। ठीक है भाई। तो अल्फा डीके हमने पढ़ा था, बीटा डीके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। सबसे पहली बात आती है कि बीटा डीके को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम्स इन एक्सप्लेनिंग बीटा डीके। नंबर 1, अब बीटा का तो आपको पता है, बीटा एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डोंट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो निकलेगा कहां से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो आया कहां से? तो इट वाज एज्यूम्ड that neutron is heavier than proton। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हैवी है, सो इट चेंजेस इनटू प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। दैट इज, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। चार्ज कंजर्वेशन 0 था, 1 - 1 0 1, ये आ गया। ठीक है, रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन से ये हमारे पास बात आ गई। ठीक है भाई, इस चीज को मान लिया गया। इट वॉज एक्सेप्टेड। पहली जो प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, लेकिन ये माना गया कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, और प्रोटॉन में चेंज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। ठीक है भाई, तो पता लग गया, बीटा आया। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आई भाई? ठीक है, इतनी बात ठीक है, समझ में आ गई। पहली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, आ गया। ओके, अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, देखो। व्हेन बीटा पार्टिकल is emitted in case of bismuth 83-210। when beta particle is emitted in case of bismuth, it carries an energy of 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बट for energy distribution curve। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी। ठीक है, यहां देखिए 2 4 6 8 10 इस टाइप से
ये हमारे पास कर्व आया, जीरो पॉइंट 15, 0.5, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास एक ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बीटा डिके में निकले, इलेक्ट्रॉन्स जब बीटा डिके होता है उसमें निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम जो एनर्जी है वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निकाले गए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 में से कम 70 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेयरली कोई एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 1.17 मैक्सिमम के बराबर। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, इसका मतलब कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ, जो यूनिवर्स है, पूरी फिजिक्स जिस पे टिकी हुई है, वो फेल हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो जब बीटा पार्टिकल निकलता है बिस्मथ के केस में, एनर्जी इतनी लेके निकलता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बट फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व most of electrons carries energy equal to 0.15 mega electron volt and rarely one electron carry maximum energy 1.17 mega electron volt. So if electron has 0.15 mega electron volt energy, then where does rest of energy goes? It violates law of conservation of energy. इससे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि एनर्जी कंजर्व नहीं थी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, एनर्जी कंजर्व नहीं थी, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, पता लग गया उसका, क्लियर हो गया। सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन आई। तीसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जब कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में आता है, पहले बताओ, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम mvr, r क्रॉस p, समझ रहे, रोटेशनल मोशन में। तो सिंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ये तीनों स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो बाय रिएक्शन एक न्यूट्रॉन था, वो प्रोटॉन में चेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसकी स्पिन हाफ, इसकी स्पिन हाफ। तो यहां तो स्पिन क्या हो गई, 1, यहां क्या है, हाफ। तो स्पिन of particles is not same on both side, और ये स्पिन से ही डिसाइड होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पिन से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, सो एंगुलर मोमेंटम L इज नॉट कंजर्व्ड। ये तीन प्रॉब्लम आई, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का था, वो हो गया था। ठीक है भाई, प्रॉब्लम्स हमारी आ गई। अब समस्या ये थी, क्या किया गया, बीटा नेगेटिव डिके की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इन 1933 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है ना, वही पॉली है ये। पॉली एक्सप्लेन्ड
that one more particle is emitted along with electron in reaction। उसने कहा एक पार्टिकल और निकलेगा, ठीक है। इट्स फीचर्स मस्ट बी। अब ये जो पार्टिकल निकलेगा इसकी फीचर्स कैसी होनी चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉलेट नहीं होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। देखो रिएक्शन थी हमारी ये ठीक, यहां पे चार्ज 0 है तो यहां पे भी नेट चार्ज 0 है, ठीक है। पार्टिकल मस्ट हैव 0 चार्ज फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियली चार्ज मेंटेन है, अगर इस पर कोई चार्ज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी मैंने बताया था स्पिन ऑफ पार्टिकल, हाफ हाफ हाफ, या हाफ है, हाफ और हाफ तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब उसके ऊपर भी हाफ स्पिन होनी चाहिए। इट मस्ट बी स्पिन हाफ पार्टिकल, ये स्पिन ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर ये पार्टिकल नहीं भी निकल रहा है तो कोई फर्क पड़ता किसी टाइप से? नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका इंटरेक्शन बहुत वीक है मैटर के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? वो भी ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मोस्ट ऑफ केसेज बीटा पार्टिकल कैरी ऑल ऑफ एनर्जी। बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पे बीटा पार्टिकल सारी एनर्जी ले जाता है। जैसे मैंने कहा था एक केस में कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा बीटा जो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले जाएगा, कहा था ना आपसे, तो सारी एनर्जी वो ले गया। और अगर इस पार्टिकल का जो निकला मास है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, अगर वो सारी ले गया तो इसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन मास, मेरी बात समझ रहे हो, अगर कोई पार्टिकल का मास है तो एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में, क्योंकि एटॉमिक स्केल पे एनर्जी मास दोनों मिलकर कंजर्व है। तो सारी एनर्जी जब बीटा ले गया तो फिर गड़बड़ है। पर टोटल एनर्जी 1.17 थी। हमारी दिक्कत थी कि बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी है 0.15, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? बाकी एनर्जी ये पार्टिकल ले गया। बीटा पार्टिकल है, दूसरा कोई भी पार्टिकल है, इसके बाद 0.15 है तो बाकी एनर्जी ये ले गया। लेकिन जब सारी एनर्जी ये ले जाएगा, सोचो, तो इसके बाद क्या बचेगा? तो अगर इसका मास हुआ तो एनर्जी वाला फैक्टर इसके साथ लागू होता है। लेकिन अगर इसका मास नेग्लिजिबल है, अगर इसका मास नेग्लिजिबल है, जैसे 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 मान लो फोटोन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मास कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी शेयर करेगा। ये मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ एनर्जी शेयर करेगा अगर इसका मास नहीं है। लेकिन अगर इसका मास है तो एनर्जी बढ़ सकती है, क्योंकि सारी एनर्जी अगर बीटा ले जाता है तो इस पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है। इस पार्टिकल की जरूरत कब पड़ी? क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टिकल की एनर्जी क्या थी? 0.15, बाकी कहाँ गई? तो बाकी एनर्जी ले जाने के लिए एक पार्टिकल चाहिए, लेकिन उसका मास अगर होगा तो एनर्जी और बढ़ सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफ केसेस बीटा पार्टिकल कैरी ऑल ऑफ एनर्जी, सो this particle must have 0 रेस्ट मास। इसका रेस्ट मास 0 होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? तो 3 मेन चीजें एज्यूम की गई जो होनी चाहिए। चार्ज 0 होना चाहिए, स्पिन ऑफ होनी चाहिए और रेस्ट मास 0 होना चाहिए, ठीक है भाई? This particle is named as
एंटी न्यूट्रिनो, न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल, उसके ऊपर बार। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अभी बीटा नेगेटिव डीके की बात कर रहे हैं हम। दिस पार्टिकल नेम है एंटी न्यूट्रिनो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जीरो रेस्ट मास, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तीसरा, स्पिन हाफ पार्टिकल, वीक इंटरेक्शन विद मैटर। इसका मैटर के साथ बहुत वीक इंटरेक्शन है, वेरी वीक। सो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। यहां मैंने बोला न्यूट्रिनो भी होता है एक, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दो पार्टिकल हैं, बताता हूं आपको कैसे क्या है। ठीक, बात समझ में आ गई। ओके, तो चार प्रॉपर्टी है। वीक इंटरेक्शन है, जनरली सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनो? बिकॉज इट हैज वीक इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर से इसका इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो एक नंबर के क्वेश्चन भी हमारे बन जाते हैं यहाँ से। ये बात समझ में आ गई। तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन बनेगी, न्यूट्रॉन था, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ठीक है, जनरली पेपर में आता है, राइट द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बीटा डीके। बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस इन बीटा डीके, बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके। क्लियर? ये है। ओके, जर्नल, जर्नल मान लो XZA, ठीक है। ये जीरो था, जीरो था तो इससे ये बना, तो एक बढ़ गया, मास नंबर वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो X से Y बना, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है बीटा पार्टिकल तो Z एक से बढ़ जाता है। ये जनरल रिएक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आई? जनरल रिएक्शन ये है, ये आपकी बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस है। जनरली सीबीएसई में पूछ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि अगर इसकी एनर्जी 0.15 है तो बाकी बची हुई ये ले गया, तो कोई ना कोई है जो ले गया। ठीक है, अगर ये सारे ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मास ही नहीं। क्लियर? बहुत कम मास है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये तो था एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का क्या लफड़ा है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसके बाद देखो पॉजिट्रॉन एमिशन। इसके साथ एक बात और, नोट इन द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज, but in free state neutron is stable, neutron is stable। फ्री स्टेट में जो न्यूट्रॉन है वो स्टेबल है या नहीं है, सोचो। बट इन फ्री स्टेट न्यूट्रॉन इज स्टेबल और नॉट, बताओ बताओ। न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल है या नहीं? नहीं, क्योंकि बट इन फ्री स्टेट न्यूट्रॉन ऑल्सो चेंजेज या ऑल्सो मे चेंज
in proton, but in free state प्रोटॉन इज स्टेबल। फ्री स्टेट में प्रोटॉन स्टेबल है। इट डू नॉट चेंज इनटू न्यूट्रॉन, जो मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन से कम है, इसलिए ये अपने से हैवी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट प्रोटॉन चेंजेज इन न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस अंडर न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बाहर वो स्टेबल है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो अंदर भी चेंज हो सकता है, बाहर भी चेंज हो सकता है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो अंदर बाहर दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन बाहर स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद देखो पॉजिट्रॉन एमिशन। In the nucleus, if a proton changes into neutron, एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो यहां चार्ज नंबर 1 है, यहां 0 है, तो इसका मतलब ये निकलेगा प्रोटॉन चेंज इनटू न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एमिशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम एंड पॉजिटिव चार्ज and have same mass। मास सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ सेम, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो ये प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है अलॉन्ग विद एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई? तो राइट टू बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस इन्वॉल्व इन बीटा डीके। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। जनरली सीबीएसई में आ चुका है, बहुत बार आया हुआ है। 2 प्रोसेस बताओ जो बीटा डीके में होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, ये आप लोग बता सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया होगा। यहाँ पे क्या है, ये बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस। जनरल बात करें, जनरल प्रोसेस, तो जनरल में देखो एक्स जेड ए, तो ये वाई बन जाएगा, जेड एक कम हो जाएगा, ए सेम रहेगा। तो यहाँ पॉजिट्रॉन निकला, तो क्या फर्क पड़ा, जेड एक कम हो गया, मास नंबर सेम रहा, तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो जनरल प्रोसेस पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होता है, ये क्या होता है। तो एक बात पता लग गई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों निकलते रहते हैं। तो बीटा डीके वहीं से आता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और कैसे एनर्जी वगैरह आई, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों स्पिन ऑफ पार्टिकल हैं, दोनों का रेस्ट मास 0 होता है, दोनों का चार्ज 0 होता है, और दोनों का मैटर के साथ वीक इंटरेक्शन है। जनरली इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ, तो पता कैसे चलेगा ये क्या प्रॉपर्टी रखते हैं और क्या होता है, कुछ नहीं पता इनके बारे में, इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। एजम्पशन के बेस पे पता लगाया कि ऐसे होता है। ठीक है बेटा, तो पॉजिट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन दोनों पता लग गए। तो बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके दोनों पता लग गए। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद छोटी सी चीज और आती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जनरली हमारे पास न्यूक्लियस है,
इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो दो, पहले मान लो इस टाइप से ये न्यूक्लियस है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं 8, तीसरी में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो पहली के सेल, एल सेल, एम सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, के सेल का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। न्यूक्लियस टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट ऑर्बिट्स either K or L and an electron jumps from L or M orbit to K orbit to fill the place of electron with emission of एक्स रेज। एक्स रेडिएशन निकलती हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ से एक्स रेज निकलेंगी। इसने ये ले लिया, इसकी जगह भरने के लिए ये आएगा और एक्स रेडिएशन निकलेगी। बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेगा तो जगह खाली हो गई, इसको भरने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब आएगा तो एक्स रेडिएशन का बैंड गैप होता है, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो एक्स रेडिएशन जितना होता है, इसलिए एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है, कैसे हुआ? न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा, प्लस में एक न्यूट्रिनो बढ़ेगा। ठीक है, when proton captures electron then a neutron and neutrino is emitted, is formed। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो प्रोटॉन की जगह एक न्यूट्रॉन बन जाता है। प्रोटॉन था न्यूक्लियस के अंदर, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अरे बहुत सारे प्रोटॉन्स बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, तो कोई भी एक प्रोटॉन उसको लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एक न्यूट्रॉन बन जाएगा और साथ में एक एक न्यूट्रिनो निकलेगा। बात समझ में आ गई? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। इट इज ऑल्सो नोन एज K capture because generally electron from K cell is absorbed। जनरली K सेल का इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको K कैप्चर भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है आप लोगों को पता लग गया। एक्स रेडिएशन निकलते जनरली, मान लो एक आध नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सिंपल सिंपल, नीट वगैरह में आ जाए, इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है भाई, पता लग गया। बीटा डी के हमने पढ़ लिया फुल डिटेल में, कुछ भी आ जाए यहाँ से घुमा फिरा के कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है गामा डी के। गामा डी के क्या होता है? इसमें पार्टिकल तो निकलते हैं अल्फा बीटा। अभी गामा कहाँ से आ गया? एक्चुअली व्हेन अ न्यूक्लियस decay with emission of alpha or beta particle, the daughter nucleus, पहला जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट, कुछ निकलने के बाद डॉटर, may be in excited state
एक्साइटेड स्टेट का मतलब हाइयर एनर्जी स्टेट एंड इट जम्प्स टू लोअर एनर्जी स्टेट with release of energy in terms of gamma photons। ये गामा डीके है। एक्चुअली अल्फा बीटा निकलने के बाद जो न्यूक्लियस में चेंज आएगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर स्टेट पे होगा यहाँ पे, और वो अनस्टेबल है तो वो एज इट इज यहाँ से नीचे आएगा कुछ एनर्जी निकाल के, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो जो आपका गामा डीके है वो अल्फा या बीटा डीके के साथ साथ होता है, ठीक है। सो गामा डीके अकर्स अलोंग विद अल्फा और बीटा डीके, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा नहीं कि अल्फा निकला तो गामा निकलेगा, जरूरी नहीं है। अगर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो गामा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो किसी रिएक्शन में न्यूक्लियस एक्साइटेड में है तो गामा के साथ आएगा, नहीं तो वो पहले ही लोअर स्टेट में है तो कोई गामा नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर लोअर स्टेट पॉसिबल है तभी तो जंप करके नीचे आएगा, अगर लोअर स्टेट ही नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारे पास है कोबाल्ट 2760, इसने बीटा डीके किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जेड एक बढ़ जाता है तो ये कितना हो गया 2860। 28 किसका होता है, निकल का, ठीक है। लेकिन जब ये बना तो इसके ऊपर डबल स्टार लगे हुए हैं। डबल स्टार का मतलब क्या है, डबल स्टार का मतलब है डबल एक्साइटेड स्टेट, दिस इज अनस्टेबल। तो ये यहाँ से जंप करके नीचे आएगा विद रिलीज ऑफ एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बन गया निकल 2860, एक स्टार बच गया। तो ये डबल अनस्टेबल थी, एक अनस्टेबल, फिर से नीचे आएगा विद रिलीज ऑफ एनर्जी। अब ये ग्राउंड स्टेट में आया, अब स्टेबल है। तो कितने गामा फोटोन निकले, 2। तो बीटा एमिशन के साथ 2 निकले, जरूरी नहीं है निकले, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल था तो ये निकले, ठीक है। तो कोबाल्ट की निकल में चेंज के लिए जनरल इक्वेशन थी, इस टाइप से ये निकल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है भाई। तो गामा डीके जनरली अल्फा बीटा के साथ होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। अगर लोअर स्टेट पॉसिबल है उसके लिए तब वो गामा के साथ नीचे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इनकी, सब हमने पढ़ा। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है सारा हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बचता है, इसके अंदर हम मतलब क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, फ्यूजन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको हम। इनके ऊपर जनरली हमारे नीट में, बोर्ड में और जेई में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएँ हम लोग, उन क्वेश्चंस के लिए हमें बेसिक इनकी बातें पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर उम्मीद है पसंद आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारा एटम और न्यूक्लियाई का, उसके बाद सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। तब तक बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। बाय बाय।